कल्लायपुरम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के +2 बायोलॉजी क्लास में दोपहर की नींद की आलस बच्चों को एक पतली चादर की तरह ढक रही थी। बाहर जुलाई के महीने की हल्की बारिश धरती को ठंडा कर रही थी, लेकिन क्लास के अंदर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला पाठ कई बच्चों के सिर पर आग की तरह बरस रहा था। वर्गीस सर की गंजी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तो क्या कोई डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का व्यंजन निकाल सकता है? क्लास में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। सामने की बेंच पर बैठे होशियार बच्चे भी किताब से सिर नहीं उठा रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। वर्गीस सर के चेहरे पर निराशा फैल गई। तभी क्लास के सबसे पीछे खिड़की के पास वाली बेंच से एक आवाज उठी, सर मैं कोशिश कर सकता हूं। सारे सिर उस तरफ मुड़ गए। वो शाहीन था। उसकी मां ने कई बार सिली हुई फीकी कमीज, दीवार के सहारे खड़ा पुराना साइकिल और हॉस्टल के बोरिंग दोपहर के खाने ने उसे अक्सर अदृश्य बना दिया था। लेकिन उसकी आंखों की चमक में कभी धुंधलापन नहीं आया। शाहीन खड़ा हुआ। उसकी आवाज में जरा भी डर नहीं था। उसने उस बड़े डेरिवेशन को पानी की तरह बहते शब्दों में हर स्टेप को सटीकता से समझाते हुए शुरू किया। उसके आसपास सो रहे बच्चे आश्चर्य से उसे देखने लगे। वर्गीस सर के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। सामने की बेंच पर बैठी लैला उस आवाज को ध्यान से सुन रही थी। हर बार जब शाहीन क्लास में खड़ा होकर बोलता, उसे आश्चर्य होता। इतनी कमियों के बीच कोई इतना कैसे चमक सकता है? उसके पुराने किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें मौजूद ज्ञान नई किताबों से भी तेज था। क्लास छूटने के बाद लैला अपनी किताबों के साथ शाहीन के पास गई। उसका ये कदम अक्सर उसके चचेरे भाई जलील को गुस्सा दिलाता था। इस बार भी वही हुआ। लैला, जलील की आवाज पीछे से एक चीख की तरह गूंजी, इस फटी कमीज वाले से तुझे इतना क्या बात करनी है? शाहीन का चेहरा पीला पड़ गया। वो किताबों के साथ मुड़कर चलने लगा, लेकिन लैला की आवाज ने उसे रोक लिया। जलील, ये क्लास की बात है। शाहीन मेरा सहपाठी है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था। सहपाठी, ये तेरे हमारे स्टेटस का है क्या? मेरी बहन को बात करने के लिए और मर्द नहीं मिले क्या? जलील ने शाहीन को सिर से पांव तक तिरस्कार से देखते हुए कहा। शाहीन की आंखों में एक पल के लिए दर्द की चिंगारी चमकी। वह चुपचाप तेजी से आगे बढ़ गया। लैला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे मामले में दखल मत दे जलील। इंसान की कीमत उसकी जेब की मोटाई से नहीं, दिमाग के ज्ञान से तय होती है। इतना कहकर वो जलील को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। शाम को स्कूल से घर लौटते वक्त पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शाहीन अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। टायर पंक्चर हो गया था। वो परेशान खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लैला उधर से गुजर रही थी, तभी उसने उसे देखा। वो एक पल रुकी, फिर उसके पास गई। क्या हुआ शाहीन? साइकिल पंक्चर हो गई। उसकी आवाज धीमी थी। लैला ने इधर उधर देखा। आसपास कोई साइकिल की दुकान नहीं थी। अब घर कैसे जाएगा? पैदल चला जाऊंगा, थोड़ा दूर है, उसने उदास हंसी के साथ कहा। तभी लैला की कार वहां रुकी। ड्राइवर अलियार ने उसे देखते ही गाड़ी रोक दी। लैला को एक विचार आया। शाहीन, इस साइकिल को यहीं छोड़ दे। मैं कल सुबह अलियार को भेजकर इसे दुकान में ठीक करवा दूंगी। तू अभी मेरे साथ कार में चल, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। अरे नहीं लैला, मैं मैनेज कर लूंगा। उसका आत्मसम्मान उसे रोक रहा था। यह बस एक मदद है शाहीन। आज तूने वर्गीस सर को डेरिवेशन बताकर उनकी मदद नहीं की थी? बस वैसा ही। वो मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कान के सामने शाहीन का सारा विरोध पिघल गया। वो हिचकते हुए कार में बैठ गया। अबू बकर साहब के घर के सामने कार रुकी तो जलील, जो सिट आउट में किसी से फोन पर बात कर रहा था, ने उन्हें देख लिया। वो गुस्से में दांत पीसने लगा। कार से उतरकर शाहीन ने लैला को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात लैला अपने स्टडी रूम में बैठकर एक इंग्लिश स्पीच तैयार कर रही थी। विषय था द पावर ऑफ ड्रीम्स। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी उसके दिमाग में शाहीन का चेहरा उभरा। गरीबी की सारी आग को पार करके सिर्फ अपने सपनों को थामे चलने वाला एक लड़का। क्या उसका जीवन ही इस विषय का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं था? उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, दे आर द थिंग्स दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। बाहर बारिश थम चुकी थी। कलायपुरम गांव नींद में डूबा था।
लेकिन दो घरों के दो कमरों में रोशनी अभी बुझी नहीं थी। एक में एक बड़ी सपनों की दुनिया रचने वाली लड़की थी, दूसरे में उस सपनों की दुनिया तक एक दिन पहुंचने की जिद में पड़ने वाला एक लड़का। उनके बीच दोस्ती का और शायद उससे भी बढ़कर किसी चीज का एक पतला धागा बन रहा था। स्कूल के वार्षिकोत्सव के दिन कालाईपुरम गवर्नमेंट स्कूल का प्रांगण लोगों से खचाखच भरा था। शाहीन सभागार के एक कोने में एक पेड़ की छांव में खड़ा था। उसकी आंखें स्टेज पर थीं, जहां अगली स्पीच के लिए लैला आने वाली थी। जब वो स्टेज पर आई तो सभागार में हल्की सी हलचल हुई। उसने हल्के नीले रंग का चूड़ीदार पहना था। माइक के सामने खड़े होने पर उसकी नजरें एक पल के लिए सभागार में घूमी। आखिरकार जब वे पेड़ की छांव में खड़े शाहीन पर टिकी तो एक पल के लिए रुक गईं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खिली। उसने अपनी स्पीच शुरू की। द पावर ऑफ ड्रीम्स उसका इंग्लिश लाजवाब था, लेकिन शाहीन को झकझोरने वाली चीज थी उन शब्दों में छिपा विचार। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके बारे में हो। गरीबी या परिस्थितियां हमारे सपनों की सीमा तय नहीं करती, हमारी आत्मा की आग तय करती है। जब वो बोल रही थी, उसकी नजरें सीधे शाहीन की ओर थीं। स्पीच खत्म होने पर सभागार तालियों से गूंज उठा और शाहीन अनजाने में ताली बजाने लगा। उसका दिल गर्व से भर गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जलील ने उसका रास्ता रोका। क्या बात है, उसकी स्पीच तेरे बारे में थी। बड़े सपने देख रहा है ना? तेरे जैसे लोगों के सपनों की कीमत तेरी फटी कमीज जितनी ही होगी, उसने तिरस्कार से कहा। शाहीन ने कुछ नहीं कहा। वो जलील को पार करके आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में लैला के शब्द एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। उस साल की बड़ी ईद पर उत्सव कुछ ज्यादा ही था। कालाईपुरम मस्जिद के मैदान में बड़ा मेला लगा था। व्यापारी, मिठाई बेचने वाले और चूड़ियां बेचने वालों ने उस जगह को उत्सव का रंग दे दिया। भीड़ में शाहीन ने उसे फिर से देखा। मेहंदी लगे हाथों में कांच की चूड़ियां पहने अपनी सहेलियों के साथ वो चल रही थी। उसे देखते ही वो रुक गई। ईद की कोई खास बात? उसने पूछा। अच्छा चल रहा है। एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई अच्छे से कर रहा है ना? हाँ। उसने उसे एक मीठी जलेबी खरीद कर दी। इसे खा, एग्जाम में मीठी जीत मिले। वो हिचक रहा था। नहीं लैला, ये तो बस शुरुआत है। अगर एग्जाम पास हुआ तो मुझे बिरयानी चाहिए। भूलना मत, वो हंसते हुए बोली। उसकी उस हंसी में भीड़ के शोर के बीच भी शाहीन एक पल के लिए सब भूल गया। लेकिन लैला के घर की खुशियों पर काले साए पड़ने लगे थे। अबू बक्कर साहब ज्यादातर समय खामोश रहने लगे। जब उनके बिजनेस पार्टनर दुबई से फोन करते, वो कमरे में बंद होकर बात करते। एक रात टेरेस पर किताब पढ़ रही लैला ने नीचे सिटआउट में अपने पिता को किसी से गुस्से में चिल्लाते सुना। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी सारी कमाई तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। उनकी आवाज कांप रही थी। लैला के मन में पहली बार डर का बीज अंकुरित हुआ। अगले दिन उसे पता चला कि उनके खेत का एक हिस्सा बिक गया। जब उसने अपनी मां से पूछा तो जवाब मिला, बाप्पा को बिजनेस में थोड़ी परेशानी है। +2 एग्जाम की गर्मी में स्कूल डूब गया और सभी व्यस्त हो गए। आखिरी एग्जाम के दिन क्लास से निकलते वक्त लैला शाहीन की ओर मुड़ी। ऑल द बेस्ट शाहीन, अच्छे से लिखना। लैला को भी शुभकामनाएं। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर अलग हुए। उस छुट्टी का समय शाहीन के लिए पढ़ाई का समय था। वह दिन रात एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुटा रहा। जब भी वो थकता, लैला का चेहरा और बिरयानी का वादा उसे ताकत देता। आखिरकार रिजल्ट आया। शाहीन +2 में स्कूल में टॉपर रहा। कालाईपुरम गांव में उसकी ही बात हो रही थी। उसकी मां की आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन शाहीन का दिल एक और खबर सुनने के लिए धड़क रहा था। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट वो भी आ गया। केरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में उसे स्टेट लेवल पर हाई रैंक मिला। उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली। वो दौड़कर चाय की दुकान पर गया और वहां से एक बड़ा डिब्बा लड्डू खरीदा। ये खुशी सबसे पहले लैला को बतानी थी। उसी के दिए पैसे ने उसे इस दुनिया में उड़ान दी थी। वो हांफते हुए उसके घर के सामने पहुंचा, लेकिन वो बड़ा गेट बंद था। गेट पर जंग लगा एक नया ताला था। घर की खिड़कियां बंद थीं। आंगन में सूखी पत्तियां बिखरी थीं। वो घर कई दिनों से खाली लग रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गेट पर खटखटाकर पुकारा, लैला। कोई जवाब नहीं। पास के घर से एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा। कौन है बेटा? यहां।
यहां लैला और उसका परिवार, उसकी आवाज टूट गई। वे चले गए बेटा। पिछले महीने एक रात को सब सामान बांध कर चले गए। लोग कह रहे हैं कि बड़ा कर्ज हो गया था, इसलिए गांव छोड़ दिया, उस महिला ने कहा। शाहीन के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। उसकी मिठास मिट्टी में बिखर गई। उसे चक्कर आने लगा। उसने जंग लगे गेट की सलाखों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। वो चली गई बिना एक शब्द कहे, उसकी जीत की मिठास चखे बिना, उसके दिल की रोशनी लेकर। तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े गेट को पार करते वक्त शाहीन का दिल एक अजीब बोझ से भरा था। कालायपुरम की जीत की मिठास उसकी जुबान पर नहीं थी, बल्कि लैला को खोने का कड़वापन था। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस था, जिसमें उसकी मां ने मोड़े हुए 2 जोड़ी कपड़े, उसके सर्टिफिकेट और लाइब्रेरी से ली हुई कुछ पुरानी किताबें थीं। उसके दिल में लैला के दिए 250 रुपए की याद थी। हॉस्टल का जीवन उसके लिए एक नया इम्तिहान था। 4 लोगों के उस छोटे कमरे में वो किसी एलियन की तरह सिमट कर रहता। जब सहपाठी नए ब्रांड के कपड़ों और फिल्मों की बात करते, शाहीन अपनी पुरानी किताबों में मुंह छिपा लेता। जब रात में वे बाहर खाना खाने जाते, वो मेज का ठंडा चावल और करी खाकर पेट भरता। कई बार अगले दिन के खर्च के लिए उसने रात का खाना छोड़ दिया और नल का पानी पीकर पेट भरा। क्लास एक नई दुनिया थी, लेकिन वहां भी उसकी गरीबी उसे सताती। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लाइब्रेरी की पुरानी किताबें ही उसका सहारा थीं। उसके इस अकेले जीवन ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कोया का ध्यान खींचा। सख्त मिजाज और तमिल मिश्रित मलयालम बोलने वाले प्रोफेसर ने शाहीन की आंखों की तीव्रता को पहचाना। एक दिन लाइब्रेरी में उन्होंने शाहीन को रोक लिया। शाहीन, मैंने तुम्हारे पेपर देखे, तुम में बहुत काबिलियत है, लेकिन कोई परेशानी है? तुम्हारा दुख क्या है? शाहीन पहले चुप रहा, लेकिन प्रोफेसर के प्यार भरे सवालों के सामने उसने अपनी हालत खुलकर बता दी। उस शाम प्रोफेसर कोया उसे अपने क्वार्टर ले गए। उनकी पत्नी ने उसे गर्म डोसा और चटनी परोसी। सालों बाद पहली बार शाहीन ने पेट भर खाना खाया। जिंदगी एक गणित की तरह है शाहीन। सही फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो कितनी भी बड़ी समस्या हल हो सकती है, उन्होंने कहा। उस दिन से प्रोफेसर कोया उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उसे पुरानी किताबें दी, सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया और छोटी मोटी ट्यूशन दिलवाई। उस देखभाल में शाहीन ने फिर से उड़ान भरी। वो कॉलेज का सबसे होशियार छात्र बन गया। क्लास के बाद बचे समय में वो छोटे मोटे काम करता। होटल में बर्तन धोकर, ट्यूशन पढ़ाकर उसने पैसे कमाए। हर रुपए को गिनते वक्त उसके मन में लैला का चेहरा उभरता। एक दिन मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा लैला। मुझे तुझसे साबित करना है कि ये शाहीन हारा हुआ नहीं है। वो जिद उसका ईंधन थी। लैला। आकाश और धरती के एक साथ रोने वाली एक रात में लैला और उसका परिवार कालायपुरम छोड़कर चला गया। एक पुराने लॉरी के पीछे तिरपाल के नीचे अपनी मां और छोटी बहन अमना को गले लगाए बैठी लैला का दिल सुन्न हो गया था। गर्व से सिर उठाकर चलने वाले बाप्पा उस अंधेरे में एक साए की तरह सिमट गए थे। हर किलोमीटर के साथ वो अपने सपनों और यादों को कालायपुरम में छोड़ रही थी। वे कोझिकोड शहर के एक कोने में किराए के पुराने मकान में जिंदगी शुरू करने लगे। अनजान चेहरे, अनजान रास्ते। अबू बक्कर साहब उस गिरावट से उबर नहीं पाए। दिन भर वे कमरे में सिमटे रहते, रात में दीवार की परछाइयों को देखकर सिसकते। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, यादें धुंधलाने लगीं। आखिरकार एक सुबह बिना किसी को बताए वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उस मौत ने लैला की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर बनने के सपनों की किताब उसने हमेशा के लिए बंद कर दी। उसकी मां और बहन का चेहरा उसके सामने था। 18 साल की उम्र में उसने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। पहले उसने एक कपड़े की दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी की। वहां कई बुरी नजरों और बातों का सामना करना पड़ा। आत्मसम्मान को ठेस लगने पर उसने वो नौकरी छोड़ दी। फिर एक बेकरी में मिठाई बनाने का काम शुरू किया। जलती गर्मी में खड़े होने के बावजूद उसके दिमाग में अपनी बहन की पढ़ाई थी। ताता, मुझे नई किताब चाहिए। जब अमना कहती तो उसके हाथ के जलने का दर्द वो भूल जाती। कहानी। लैला और शाहीन। उसे ज्यादा कमाई की उम्मीद थी, इसलिए वो कोच्चि के लिए ट्रेन में सवार हुई। उसने एक बड़ी क्लीनिंग एजेंसी में नौकरी शुरू की। जब वो बड़े बड़े फ्लैटों और ऑफिसों के चमचमाते फर्श साफ करती थी, तो वो अपनी जिंदगी की खोई चमक को भूलने की कोशिश करती थी।
हर दिन के अंत में थककर चूर और दुबली पतली देह के साथ वो अपने किराए के कमरे में लौटती। खिड़की से दिखने वाले आकाश की चांदनी से वो पूछती, मेरा शाहीन कहाँ होगा? क्या वो भी मेरी तरह तकलीफ में होगा? 4 साल बाद 4 साल एक पल की तरह बीत गए। जब शाहीन यूनिवर्सिटी से प्रथम रैंक के साथ निकला तो उसके हाथ में सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि दिल में एक बड़ा सपना भी था। कैंपस इंटरव्यू में मिली नौकरी के लिए कोच्चि की ट्रेन में चढ़ते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, लैला। कोच्चि में एक छोटे से लॉज के कमरे की खिड़की से शहर की रोशनी को निहारते हुए वो सोचता था, इस शहर में कहीं इस भीड़ और रोशनी के बीच क्या वो होगी? उसी रात कोच्चि के दूसरे कोने में एक तंग किराए के कमरे की खिड़की से उसी आकाश को निहारते हुए लैला ने एक लंबी सांस भरी। एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद थककर चूर वह बिस्तर पर थी। उसकी यादों में कल्लाईपुरम की पेरुन्नाल रात और एक जोड़ी प्यार भरी आंखें उभर आईं। वे एक ही आकाश के नीचे थे, लेकिन उनके बीच सालों की दूरी और नियति की ऊंची दीवारें थीं। शाहीन की मेहनत और सफलता, कोच्चि शहर भागदौड़ का सैलाब था। उस सैलाब में शाहीन तेजी से तैरने लगा। वो जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, वहां उसकी काबिलियत और आइडियाज जल्दी ही नोटिस किए गए। बिना नींद की रातें और कड़ी मेहनत उसके साथी बने। उसके प्रोजेक्ट्स ने कंपनी को बड़ी कामयाबी दिलाई। इस सफर में उसने एक अच्छा दोस्त बनाया, विक्रम। दिल्ली से आया, प्रैक्टिकल सोच वाला एक होशियार लड़का। विक्रम ने शाहीन के सपनों को पंख दिए। दोनों ने मिलकर नौकरी छोड़ दी और अपनी कंपनी शुरू की, एसए टेक सॉल्यूशंस। शाहीन अली का संक्षिप्त नाम। साल बीत गए। एसए ग्रुप कोच्चि की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से एक बन गया। शाहीन अली का नाम बिजनेस की दुनिया में सम्मान से लिया जाता था, लेकिन सारी कामयाबी के शिखर पर भी उसके दिल के एक कोने में कल्लाईपुरम की उस लड़की की यादें एक टीस बनकर रह गईं। उसने लैला को बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुनर्मिलन, कामयाबी के प्रतीक के रूप में शाहीन ने कोच्चि के सबसे बड़े फ्लैट कॉम्प्लेक्स में समुद्र की ओर देखता एक पेंट हाउस खरीदा। वो आखिरी फिनिशिंग टच देखने आया था। विक्रम भी साथ था। शाहीन, ये व्यू शानदार है, लेकिन तू इतने बड़े फ्लैट में अकेले क्यों? विक्रम ने पूछा। शाहीन ने मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर देखा। अकेले नहीं विक्रम, मेरे सपनों में एक इंसान है। जब वो आएगी ये घर भर जाएगा। वो बालकनी की ओर गया। वहां एक नौकरानी ग्लास की दीवार साफ कर रही थी। उसका चेहरा मास्क से ढका था। उसकी हथेलियां तेजी से चल रही थीं। लेकिन एक पल के लिए जब रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, शाहीन ठिठक गया। वो आंखें, वर्षों बाद भी उसके दिल में बिना किसी खरोंच के संजोई गई वही आंखें। लैला। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। वो आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ी। सामने खड़े शख्स को पहचानते ही उसकी आंखों में डर और हैरानी भर गई। उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। एक पल के लिए वो ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। शाहीन, वो कौन थी? विक्रम ने पूछा। मेरी लैला, शाहीन ने जैसे मंत्र पढ़ा। वो उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वो लिफ्ट में गायब हो चुकी थी। वो पागलों की तरह सिक्योरिटी रूम में गया, क्लीनिंग एजेंसी का पता लिया, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि लैला ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी थी। वह फिर से गायब हो गई थी। जलील का षड्यंत्र। शाहीन कई दिन तक सपने में चलता रहा। उसने विक्रम को सब कुछ बताया। एक क्लीनिंग स्टाफ। शाहीन, रियलिस्टिक हो। तू आज क्या है ये सोच, विक्रम ने सलाह दी। वो क्लीनिंग स्टाफ नहीं विक्रम, वो मेरे दिल का उजाला है, शाहीन ने दृढ़ स्वर में कहा। इसी बीच शाहीन की तरक्की से जलने वाले कई लोग थे। उनमें से एक था जलील, कल्लाईपुरम का पुराना परिचित। उसका परिवार बाद में उभर आया था। दुबई में बिजनेस में वो भी कामयाब हुआ। अब कोच्चि में वो एसए ग्रुप का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। शाहीन के अतीत को जानने वाले जलील ने उसकी इस कमजोरी को भांप लिया। जब उसे पता चला कि शाहीन एक लड़की को ढूंढ रहा है, तो उसने सोचा उस पुराने भिखारी को अब तक उसे भूलना नहीं आया। शाहीन ने अपनी सारी ताकत लगाकर लैला को ढूंढ निकाला। शहर के पिछवाड़े में टपकती छत और तंग कमरों वाले एक किराए के घर में वो उस दरवाजे पर दस्तक देने गया। दरवाजा खोलते ही लैला उसे देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जलता हुआ गुस्सा था। यहां क्यों आए? मेरी जिंदगी बर्बाद करने? उसने कठोरता से पूछा। लैला, मैं कुछ मत कहो,
मुझे तुम्हारी दया और सहानुभूति नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी से चले जाओ। लैला, तुम्हें पढ़ना नहीं था। तुम्हारी छोटी बहन को यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। हम जी लेंगे। मेरे बाप की वजह से कई लोग दुखी हुए। उसी के नाम पर हम सिर झुका कर जी रहे हैं। अब मेरे नाम पर तुम्हें और समाज को छोटा होने नहीं दूंगी। उसने दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर दिया। उस बंद दरवाजे के सामने शाहीन लाचार खड़ा रहा। उसे समझ आ गया कि पैसे या ताकत से लैला के दिल का दरवाजा नहीं खुल सकता। उसका आत्मसम्मान उसके चारों ओर एक मजबूत किले की तरह खड़ा था। जब वो निराश होकर लौट रहा था, दूर एक कार की छाया में जलील ये सब देखकर क्रूरता से हंस रहा था। उसे समझ आ गया था कि शाहीन को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ में आ चुका है। लैला का आत्मसम्मान। शाहीन ने एक बात तय कर ली थी। लैला के दिल तक का रास्ता पैसे या ताकत से नहीं खुल सकता। उसके आत्मसम्मान का सम्मान करते हुए वो बस एक छाया की तरह उसके साथ रह सकता था। उसने लैला को परेशान नहीं किया। इसके बजाय वो एक रक्षक फरिश्ते की तरह उसकी जिंदगी पर नजर रखने लगा। उसे पता चला कि लैला की छोटी बहन अमना कॉलेज में होनहार थी। वो लैला की तरह नहीं थी। वो जिंदगी के प्रति प्रैक्टिकल सोच रखने वाली, सपनों से भरी एक लड़की थी। एक दिन अमना से कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, अमना, तुम्हें ऐसे फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिली है। अब तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च वे उठाएंगे। अमना को यकीन नहीं हुआ। घर पहुंचकर उसने खुशी से यह खबर लैला को बताई। लैला का माथा सिकुड़ गया। ऐसे फाउंडेशन? शाहीन अली की कंपनी ना? हाँ, इतना था, लेकिन यह हमारी मेरिट के आधार पर मिला है। इसमें कोई दया नहीं, अमना ने तर्क दिया। उस रात पहली बार उस घर में लैला के फैसलों पर सवाल उठे। इत्ताता की इस जिद की वजह से हम कहां पहुंच रहे हैं? अच्छा मौका मिले तो उसे ठुकराना क्यों? अमना के सवालों के सामने लैला खामोश रही। जलील की क्रूरता। इसी बीच जलील अपने क्रूर खेल को और तेज कर रहा था। उसने लैला और उसके परिवार पर नजर रखी। उनकी गरीबी उसकी आंखों में एक तरह की खुशी भर रही थी। शाहीन को तोड़ने के लिए उसे लैला को चोट पहुंचानी थी। लैला की मां फातिमा बीवी छोटे मोटे कैटरिंग ऑर्डर लेकर परिवार चलाने में मदद करती थी। उन्हें एक बड़ी शादी का ऑर्डर मिला। उससे पूरे महीने का खर्च निकल सकता था। लेकिन शादी से एक दिन पहले जिस दुकान से उन्होंने सामान लिया था, उसका मालिक आया और बताया कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है। जलील ने शादी वालों को धमकाकर वो ऑर्डर रद्द करवाया था। उस रात उस घर में भूख थी। फातिमा बीवी टूट चुकी थी। अमना रोते हुए लैला से बोली, इत्ताता, इस जिद का क्या फायदा? क्या हमें यहां भूखे मरना है? लैला का दिल टूट गया। पहली बार उसने सोचा कि उसका आत्मसम्मान उसके परिवार के लिए बोझ बन रहा है। शाहीन का समर्थन, यह सब शाहीन तक पहुंच रहा था। उसने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अगले दिन उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट विक्रम एक बड़ी फाइल लेकर उनके घर पहुंचा। फातिमा बीवी ना, हमारी कंपनी के एनुअल फैमिली मीट का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए है। यह प्रोफेशनल डील है। आपका कोटेशन सबसे अच्छा था। उसने कहा। लैला को बात समझ आ गई। यह शाहीन का खेल था। वो विरोध करने लगी, लेकिन उसकी मां ने बीच में कहा, हम ये ऑर्डर लेंगे साहब। पहली बार लैला ने अपनी मां की बात मानी। उसे समझ आ गया कि उसके आत्मसम्मान से बड़ा उसके परिवार की भूख है। जलील का गुस्सा दोगुना हो गया। उसका अगला कदम और क्रूर था। उसने उनके किराए के मकान के मालिक को प्रभावित किया और बकाया के नाम पर उन्हें निकालने की कोशिश की। एक शाम जब वे घर पहुंचे तो उनके सारे सामान बाहर पड़े थे। यहां से निकल जाओ, कल सुबह तक दिखाई न दो, मकान मालिक चिल्लाया। गली में अनजान शहर में 3 औरतें बेबस खड़ी थीं। लैला की आंखें छलक आईं। उसका सारा हौसला टूट चुका था। शाहीन का हस्तक्षेप। उसी पल एक रक्षक की तरह शाहीन कार लेकर वहां पहुंचा। वो कार से उतरा। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें लैला की आंसुओं भरी आंखों से मिली। वो मकान मालिक की ओर मुड़ा। उसकी नजरों की तीव्रता से वो आदमी कांप गया। ये लोग यहीं रहेंगे। ये मकान इस पल से मेरा है। इसकी कीमत जो हो कल मेरे ऑफिस आकर ले लेना, शाहीन ने कहा। लैला के पास विरोध के लिए शब्द नहीं थे। उसके सारे किले ढह चुके थे। उस रात उसे शाहीन की दया की छांव में सोना पड़ा। वो हार चुकी थी। उसका आत्मसम्मान उसके पैरों तले कुचल गया था।
लेकिन उस हार में भी उसने उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि सालों की प्रतीक्षा के बाद भी न बुझने वाला प्यार देखा। लैला की नई शुरुआत। शाहीन ने जो मकान खरीदा उसमें लैला और उसका परिवार रहने लगा। वो मकान नहीं, लैला के आत्मसम्मान का मकबरा था। हर पल वो खुद को जलता हुआ महसूस करती थी। उसकी दया में जीने से बेहतर मौत लगती थी। लेकिन अपनी माँ और बहन का चेहरा देखकर वो उन ख्यालों को दबा देती थी। शाहीन उस घर में फिर नहीं आया, लेकिन उसकी फिक्र उन्हें घेरे रही। विक्रम के जरिए फातिमा बीवी को नियमित कैटरिंग ऑर्डर मिलने लगे। अमना की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी। उनकी जिंदगी हरी भरी होने लगी। लेकिन ये शाहीन की दी हुई नमी और खाद से थी। ये ख्याल लैला को सताता रहा। शाहीन का सम्मान। कोची के सबसे बड़े होटल में उस साल का युवा उद्यमी राष्ट्रीय पुरस्कार शाहीन को देने की रस्म थी। बिजनेस जगत के दिग्गज, मंत्री और मीडिया वहां मौजूद थे। जलील भी पहली पंक्ति में बैठा था, शाहीन की कामयाबी को जलन भरी नजरों से देखते हुए। पुरस्कार लेने के बाद शाहीन माइक के सामने आया। हजारों आंखें उसे देख रही थीं। शुक्रिया, उसने शुरू किया। सब कहते हैं कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। ये सच है, लेकिन मेरी जिंदगी में मेहनत करना मुझे एक विश्वास ने सिखाया। सालों पहले एक लड़के को इम्तिहान की फीस न होने का दुख था। उसकी फटी कमीज या टूटी चप्पल की ओर नहीं, बल्कि उसकी आंखों के सपनों की ओर एक लड़की ने देखा। उसने दिए 250 रुपए कोई मदद नहीं थे, वो एक निवेश था। मेरी काबिलियत पर उसका विश्वास। वो एक पल रुका। सभागार में सन्नाटा था। आज इस कोटियों की संपत्ति वाले ऐसे ग्रुप साम्राज्य की असली हकदार वो है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश, मेरे दिल का उजाला, मेरी लैला। हजारों लोगों की तालियों के बीच जलील का चेहरा फीका पड़ गया। वो पूरी तरह हार चुका था। वो भाषण लैला अपने मोबाइल पर लाइव देख रही थी। उसकी आंसुओं की बूंदें स्क्रीन पर गिरी। वो उसे दया नहीं दिखा रहा था, बल्कि दुनिया के सामने रानी बनाकर बिठा रहा था। उसके आत्मसम्मान के जख्मों पर वो प्यार का मरहम लगा रहा था। सुखद अंत। उस रस्म के बाद रात की खामोशी में वो उसके सामने आया। उसी पुराने किराए के घर के बरामदे में। लैला। उसने सिर नहीं उठाया। उसकी आंखों से आंसू थमे नहीं थे। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, दया की वजह से नहीं। इस कामयाबी का एकमात्र कारण तुम हो। मेरी जिंदगी बदलने वाला वो 250 रुपए था जो तुमने दिया। याद है, तुमने कहा था जीतने पर एक बिरयानी खिलानी है। मैं तुम्हें एक दिन की बिरयानी नहीं, बल्कि जिंदगी भर प्यार से परोसी गई बिरयानी की थाल देना चाहता हूं। उसके प्यार भरी नजरों के सामने लैला की सारी जिद पिघल गई। इस बार उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसने अपनी गरीबी को नहीं, बल्कि उसे चाहने वाले उस बड़े दिल के सामने अपनी जिंदगी को गले लगाया। उपसंहार। 2 साल बाद। लैलास किचन आज कोच्चि के घरों में जाना पहचाना नाम है। लैला के मालिकाना हक वाली वो कैटरिंग चेन शहर की सबसे बेहतरीन में से एक बन चुकी है। वह आज अपने दम पर खड़ी आत्मविश्वास से भरी एक उद्यमी है। ऐसे ग्रुप के नए ऑफिस बिल्डिंग के उद्घाटन की रस्म थी। शाहीन भाषण मंच पर खड़ा था। सभागार की पहली पंक्ति में मुस्कुराते हुए लैला बैठी थी। उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थीं। अगली छुट्टी में वे साथ में अपने पुराने मोहल्ले कल्लाईपुरम गए। उस मस्जिद की पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे देखते हुए शाहीन ने उसका हाथ थामा। याद है लैला, यहीं हम पेरुन्नाल पर मिले थे। वो हंसी। सब याद है। मेरे दिल का उजाला तुम ही तो थे शाहीन। उसने उसके माथे पर प्यार से चूमा। दूर कल्लाईपुरम की नदी शांत बह रही थी। उनके प्यार की तरह सारी मुश्किलों को पार कर शांत और गहरे